नमस्कार, आप सभी का स्वागत हेलो किसान में। मैं हूं मुकुल शर्मा। हेलो किसान में लगातार आपके लिए हम जानकारी लेकर आते हैं। तो चलिए सबसे पहले हमारे जो आज के विषय रहेंगे उनके बारे में आपको हम जानकारी देते हैं, यानी किस विषय के बारे में आज आप जानकारी ले सकेंगे इस कार्यक्रम में। आज खास तौर से हम बात करेंगे फलदार वृक्षों की पौधशाला की, और बात होगी खरीफ फसलों के प्रबंधन की भी। काफ़ी महत्वपूर्ण विषय अभी का जो समय चल रहा है उस लिहाज से, और इन दोनों विषय से संबंधित अगर आप कुछ भी सवाल पूछना चाहते हैं तो आप हमारे टोल फ्री नंबर हैं उन पर आप हमें कॉल कर सकते हैं। नंबर हैं 1800113060, साथ ही दूसरा नंबर है 1800113061। इन नंबर्स पर आप हमें कॉल कर सकते हैं और आपके सवालों के जवाब देने के लिए जो दो खास मेहमान हमारे साथ आज जुड़े हैं उनसे भी आपका हम परिचय करा देते हैं। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर जयप्रकाश जी, आप प्रधान वैज्ञानिक हैं फल विज्ञान विभाग में पूसा नई दिल्ली में, और इसके साथ ही हमारे साथ जुड़ रहे हैं डॉक्टर एस राठौर जी, आप भी प्रधान वैज्ञानिक हैं सस्य विज्ञान संभाग के भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा नई दिल्ली में। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत हमारे इस कार्यक्रम में। और जैसा कि हमने आपको बताया कि सबसे महत्वपूर्ण है जो अभी का समय चल रहा है, और उसमें जो हमारे किसान भाई हैं अगर वो बागवानी से जुड़े हुए हैं या इसके बारे में जानकारी चाहते हैं तो सबसे महत्वपूर्ण होती है पौधशाला। जी हाँ, जिसे हम आधार भी कह सकते हैं कई ऐसे हमारे जो फल हैं उनके लिए। इस बारे में यहाँ डॉक्टर जयप्रकाश आपसे हम जानना चाहेंगे जो अभी का समय है इसमें कौन कौन से ऐसे हमारे पास विकल्प हैं फलों के जिनकी जो पौधशाला हैं वो हम तैयार कर सकते हैं। देखिए, पौधशाला बहुत महत्वपूर्ण है। जो समय चल रहा है मानसून आने के साथ अगस्त इवन कि सितंबर के महीने तक रोपाई होती है, खास करके जो ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल फ्रूट हैं जैसे आम है, अनार है, आपका केले की भी रोपाई होती है कई क्षेत्रों में इसी समय में। पपीते की रोपाई का अच्छा मौसम ये नहीं होता है। इसके अलावा आपके जितने भी नींबू वर्गीय फल हैं, आंवला है, बेल है, इन सब की रोपाई का समय है। तो आप देखेंगे इस समय किसान भाई जो हैं अलग अलग क्षेत्रों में नर्सरी के लिए नर्सरी या पौधशाला में जा रहे हैं। और जो पौधशाला है वो कई तरीके की हैं। कुछ हैं जो कृषि विश्वविद्यालयों में हैं, सरकारी संस्थानों में हैं, कुछ भारतीय अनुसंधान परिषद के अपने कैंपस में हैं। इसके अलावा काफ़ी नर्सरी हैं जो निजी क्षेत्रों में हैं। निजी क्षेत्रों में भी दो तरह की नर्सरी हैं। एक वो नर्सरी जिनका जिला उद्यान अधिकारी के द्वारा लाइसेंस दिया गया है या राज्य के स्तर पे है, और उन्हीं नर्सरियों में से काफ़ी नर्सरी ऐसी हैं, करीब 700 के आसपास नर्सरी हैं जिनको राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड ने एक्रीडिएशन किया हुआ है। यानी प्रमाणित जो नर्सरी है वो होनी चाहिए पौधशाला जो है, और जहाँ से आप अगर कोई भी फल लगाना चाह रहे हैं उसकी पौध जो तैयार होती है और बेहतर ढंग से होती है, और किन किन बातों का ख्याल आपको रखना होगा, कौन से ऐसे फल हैं, इस बारे में आपको और विस्तार से हम जानकारी देंगे। लेकिन पहले आइए नजर डाल लेते हैं इस खास रिपोर्ट पर। ज्यादातर फलों के पौधों के बाग तैयार करने से पहले पौधों की नर्सरी यानी पौधशाला तैयार की जाती है। इस दौरान किसानों को कुछ खास बातों का ध्यान रखना होता है। इसके लिए पौधे बुआई और अन्य विधि से तैयार किए जाते हैं। फलों के पौधों की नर्सरी लगाने के लिए दोमट मिट्टी जिसमें जल निकास का गुण हो अच्छी मानी जाती है। आम, जामुन, अमरूद, केला, चीकू, संतरा, माल्टा, नींबू, चकोतरा, ग्रेप फ्रूट, पपीता फलों की नर्सरी तैयार की जाती है। बीज बोने के लिए ऊंचे स्थान पर जहां पानी रुकने की संभावना ना हो वहां क्यारियां बनानी चाहिए जो करीब 15 से 20 सेंटीमीटर ऊंचाई पर हो। क्यारियां बनाने से पहले जुताई करके उसमें सड़ी हुई गोबर की खाद मिला लेनी चाहिए। बुआई के बाद बीजों को खाद की परत से ढक दें। धूप से बचाव के लिए घास से ढक दें और हल्की सिंचाई करें। बीज जमने के बाद क्यारियों से घास निकालते रहें। पौध तैयार होने पर हल्की सिंचाई करके ही पौधों को उखाड़ना चाहिए। इसके अलावा पॉलिथीन की थैलियों में भी पौधे तैयार किए जाते हैं। इसके लिए थैलियों में नीचे की ओर से महीन छिद्र करके थैलियों में 2 भाग मिट्टी, 1 भाग बालू, 1 भाग गोबर की खाद और पत्ती की खाद 2 भाग का मिश्रण भर देना चाहिए। तो ये तो बात हुई फलदार वृक्षों के बारे में, किस तरीके से आप इसकी पौधशाला जो है वो तैयार कर सकते हैं। और अगर बात की जाए फिलहाल समय के बीच खरीफ
कि इस मौसम में जो फसलें हैं वहाँ पर किस तरह के प्रबंधन की आवश्यकता होती है, ये भी आपको हम बता देते हैं। और इसके लिए आइए रुख कर लेते हैं डॉक्टर राठौर का, जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर राठौर, जानना चाहेंगे आपसे हमारी जो खरीफ की प्रमुख फसलें हैं उनमें अगर हम बात करें प्रबंधन की, किस तरह की समस्याएं अमूमन हमें नज़र आती हैं जो मौसम चल रहा है उसको देखते हुए? जी, आपने बिल्कुल सही कहा। खेती बाड़ी के हिसाब से खरीफ का मौसम बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। इस मौसम में हमारे जो वातावरण है या मौसम संबंधी आप देखेंगे बहुत ही अनुकूल रहता है। बरसात शुरू हो जाती है मानसून की, जी। और साथ में ह्यूमिडिटी भी बहुत ठीक रहती है। तो कई सारी फसलों को हम लगाते हैं। इसमें मुख्य रूप से आप देखेंगे धान वाली जो अनाज वाली फसलों में मुख्य रूप से धान की फसल जो है जी। काफी बड़े क्षेत्र पर लगाई जाती है। इसके साथ साथ में दलहनी फसलें भी हम लगाते हैं, जैसे अरहर, मूंग, उड़द भी लगाई जाती है। इसके साथ साथ में एक और बहुत ही महत्वपूर्ण जो फसलों का वर्ग है वो है तिलहनी फसलें। जी। तो इस मौसम में तिलहनी फसलों में मुख्य रूप से सोयाबीन, मूंगफली, तिल, ये जी। बहुत ही महत्वपूर्ण फसलें और काफी बड़े क्षेत्रफल पर इनकी खेती की जाती है। जी। तो खरीफ के मौसम में जैसे काफी बहुत बड़ा क्षेत्रफल जिसके अंदर खेती की जाती है, लेकिन कुछ समस्याएं भी आती हैं। इसलिए बहुत जरूरी हो जाता है कि हम खरीफ के मौसम में कुछ बातों का ध्यान रखें। जी। तो निश्चित रूप से हम अपनी जो फसलें हैं उनकी अच्छी पैदावार के साथ साथ अच्छी पैदावार भी ले सकते हैं। और कुछ तरह के कुछ जैविक और अजैविक तनाव जी। जो हमारी फसलें आते हैं खरीफ के मौसम में, जिनकी वजह से काफी कुछ नुकसान होता है, तो उन हम तनावों को रोक सकते हैं उन्नत शस्य प्रबंधन के माध्यम से। चलिए, इसके बारे में विस्तार से आपसे हम जानकारी लेंगे आगे, लेकिन पहले नजर डाल लेते हैं इस खास रिपोर्ट पर। लहलहाते खेतों के पीछे किसानों की जी तोड़ मेहनत होती है। अच्छी पैदावार के लिए फसल की बुआई से लेकर रोपाई तक का ध्यान रखना होता है। इस समय मानसूनी बारिश खरीफ फसलों की बढ़वार के लिए बहुत अहम है, लेकिन इसी मौसम में फसलों में कीट और रोग लगने की आशंका भी ज्यादा होती है। जरा सी लापरवाही बड़े नुकसान में तब्दील हो सकती है। इसलिए किसानों को चाहिए कि वो लगातार फसलों की निगरानी करते रहें। कीट और रोग से बचाने के लिए जरूरी उपाय करें। धान को झुलसा रोग से बचाने के लिए 74 ग्राम एग्रीमाइसिन 100 और 500 ग्राम कॉपर ऑक्सीक्लोराइड को 500 से 600 लीटर पानी में घोल बनाकर प्रति हेक्टेयर की दर से 3 से 4 बार छिड़काव करें। पहला छिड़काव रोग दिखने पर और जरूरत के हिसाब से 10 दिन के अंतराल पर करें। अरहर को फली भेदक मक्खी से बचाने के लिए मोनोक्रोटोफॉस दवा का छिड़काव करें। मूंग को पीला मोज़ेक रोग से बचाने के लिए डाइमेथॉक्साम या इमिडाक्लोप्रिड दवा का छिड़काव करें। सोयाबीन को पीला मोज़ेक रोग से बचाने के लिए प्रभावित पौधों को निकालकर डाइमेथोएट 30 EC दवा की 1 लीटर मात्रा को 800 लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़कें। बैंगन में तना और फल छेदक कीट की रोकथाम के लिए स्पिनोसाइड 45 SC दवा की 1 मिलीलीटर मात्रा को 4 लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करें। किसान इस बात का विशेष ध्यान रखें कि फसलों में किसी भी तरह की दवा का छिड़काव करने से पहले कृषि विशेषज्ञों की सलाह जरूर ले लें। तो जाना आपने किस तरह का प्रबंधन है वो हमें अपनाना चाहिए, जिससे उपज हमें अच्छी मिल सके और उसके ज़रिए अच्छा मुनाफा जो है वो हमें प्राप्त हो सके। साथ ही जब मुनाफे की बात की जाती है तो बागवानी में जो किसान फलों की खेती करते हैं मुनाफा सीधा उससे भी जुड़ा हुआ है, लेकिन ये मुनाफा और ज़्यादा हो सके इसके लिए ज़रूरी कि जो आधार है आपके बाग का, यानी जो पौधशाला से आप पौध लाए हैं वो भी उन्नत हो, और उसके लिए आपको किन बातों का ख्याल रखना होगा। इस बारे में अगर सबसे पहले यहाँ डॉक्टर जयप्रकाश, अगर हम आम की भी बात करते हैं, आम के जो किसान हैं जो बाग लगाना चाहते हैं, पौध कहाँ से उन्हें लेनी है, किस तरीके से पहचान करें कि जो पौधा है वो एक उन्नत प्रजाति है उसकी, और जो उन्नत किस्में हैं अलग अलग अगर हम बात करते हैं ख़ास तौर से जो आम की अलग अलग किस्में हैं, कैसे ये सुनिश्चित कर सकता है एक किसान? हाँ, इसमें दो पक्ष है। एक पक्ष ये है कि जिन्हें पौधशाला बनानी है या जिन्हें नर्सरी करनी है जी व्यावसायिक रूप से, उन्हें तो ये चाहिए कि मान लीजिए आपको आम्रपाली या मल्लिका जैसी किस्म चाहिए जी, या पूसा अरुणिमा चाहिए, या हमारे बंगलौर संस्थान से कोई किस्म है, या किसी को अरुणिका चाहिए लखनऊ से, तो इन किस्मों का जो मदर प्लांट होता है, जो मातृ वृक्ष होता है, उसको हमेशा हम किसी सरकारी संस्थान से ही लें। जैसे
पूसा की अगर वैरायटी है या उसकी संकर किस्म है, विकसित हुई है, जी। तो उसको वहीं से ले एक मदर प्लांट के रूप में। तो कई बार क्या होता है कि जो संस्थान है, जो शोध संस्थान है, उनके पास इतने अधिक पौधे नहीं होते कि कोई बड़े क्षेत्र में खेती कर सके उसके जरिए, लेकिन जो लोग पौधशाला बनाना चाहते हैं, जो मातृ वृक्ष के रूप में पौधे को उगाना चाहते हैं, निश्चित रूप से वहाँ से 4, 5 या 10 पौधे जो उन्हें मिल जाएं, उसको मातृ वृक्ष के रूप में अपनी पौधशाला में लगाएं, या आगे चल के पौधशाला बनाने का व्यावसायिक रूप से करने का इरादा है तो उस हिसाब से तैयारी करें। क्योंकि यहाँ पर क्या है कि आपको जो भी आप आम लगाने जा रहे हैं वो 30 साल, 40 साल, 50 साल तक जाएगा, और आगे अगर उसको मदर प्लांट या मातृ वृक्ष के रूप में आप उपयोग करना चाहते हैं, अगर गलती से कोई दूसरा पौध या कोई दूसरी वैरायटी का, दूसरी किस्म का पौधा आ गया, तो वो गलती बहुत बड़े स्तर पे दूसरे जगहों पे फैल सकती है जी। इसलिए निश्चित रूप से मातृ वृक्ष आप किसी न किसी सरकारी संस्थान से लें, और बेहतर हो कि उन संस्थानों से लें जहाँ पे वो प्रजाति विकसित की गई हो जी। अब आता है, हाँ जी, एक बच्चे और है इसमें जी। कि आपको जो जिसको खेती करना है, 1 एकड़, 2 एकड़ या 10 एकड़ लगाना है, वो जो राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड की जो करीब 700 से 800 के बीच में नर्सरियां हैं पूरे देश में है जी। लखनऊ है, देहरादून है, आपको सहारनपुर भी मिलेगा, बंगलोर भी मिलेगा, पूना भी मिलेगा, आपको बिहार में जाएंगे वहाँ भी मिलेगा, बंगाल में भी, हर तरह की उनकी वेबसाइट पे वो सारी नर्सरियों की लिस्ट है। उनमें से किसी नर्सरी का जो आपके निकट में हो उनका चुनाव करें, क्योंकि उन नर्सरियों की मॉनिटरिंग होती है ताकि उस पर जो क्वालिटी है, गुणवत्ता का खास ध्यान रखा जाता है कि कोई ऐसी गलती ना हो। उनके जो मातृ वृक्ष के ब्लॉक होते हैं, खंड होते हैं, उनका एक तरह से निरीक्षण होता है और उनकी प्योरिटी की ऑलमोस्ट 70% संभावना रहती है, तो वहाँ से लेंगे तो बेहतर होगा। चलिए, बिल्कुल। इस बीच एक दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं मध्य प्रदेश विदिशा से, ख्याली राम जी हमारे साथ जुड़े हैं। बहुत बहुत स्वागत आपका हेलो किसान में। क्या जानना चाह रहे हैं? हेलो जी सर। जी, सवाल पूछ सकते हैं आप अपना। ख्याली राम जी, आवाज मिल पा रही है आपको हमारी? आ रही है आवाज जी, सवाल पूछ सकते हैं आप अपना। आप आ रही सर, आ रही। जो पपीता की पौध के लाने बीज हमें कहाँ से मिले? पपीते के लिए आप उन्नत बीज जानना चाह रहे हैं, कहाँ से मिलेगा? जी चलिए, बिल्कुल। विदिशा मध्य प्रदेश से जुड़े हैं डॉक्टर जयप्रकाश। विदिशा से ख्याली राम जी, आप पपीता लगाना चाहते हैं, बहुत अच्छी बात है। और पपीते में बीज का चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि बाकी फल वृक्षों में तो कई साल प्रक्रिया लगती है। पपीता ऐसा है जो 12 से 14, 16 महीने में फसल तैयार होती है, और उसमें बीज बहुत महत्वपूर्ण है। जी। बीज का 2 तरीका है कि काफ़ी किस्में हैं जो भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा से विकसित हुई हैं, कुछ हमारे जो बागवानी अनुसंधान संस्थान बंगलौर है वहाँ से विकसित हुई हैं, उनको वहाँ से ले सकते हैं, जैसे पूसा नन्हा, पूसा डॉर्फ यहाँ से ले सकते हैं, या अर्का सूर्या, अर्का प्रभात वहाँ से ले सकते हैं। इसके अलावा 2-3 किस्में हैं वो काफ़ी लोकप्रिय हैं जो निजी क्षेत्रों से हैं, उनके भी एथराइज डीलर, डिस्ट्रीब्यूटर अलग अलग क्षेत्रों में हैं, वहाँ से ले सकते हैं। और उस बारे में भी शायद आपको जानकारी, अगर आप विभाग को या किसी कृषि विज्ञान केंद्र में जाएंगे तो वो आपको उसका पता भी बता देंगे। वो ऑनलाइन भी प्रोवाइड करते हैं, लेकिन ऑनलाइन आप उन्हीं से लीजिए जो निजी क्षेत्र की कंपनियां अपनी डायरेक्ट मार्केटिंग करती हैं, किसी दूसरे प्लेटफार्म से ना लें, क्योंकि उसमें क्वालिटी एक बहुत बड़ा मुद्दा है, खास करके पपीते के बीज में, क्योंकि काफ़ी महंगा भी है ये। बिल्कुल। और जैसा आपने कहा कि समस्या काफ़ी रहती है, फिर चाहे हम बात पपीते की करें या इससे पहले आम के बारे में आप हमें बता रहे थे, किस तरीके से जो किसान हैं उनको ये सुनिश्चित करना होगा कि जो पौधा उन्होंने लिया है वो एक प्रमाणित नर्सरी का हो, प्रमाणित पौधशाला से हो, और उसके बाद एक अच्छी जो किस्म है उसकी होनी चाहिए जो अच्छा फलन आपको आने वाले समय में दे सके। और आइए अब यहाँ सीधा रुक लेते हैं डॉक्टर राठौर का, जो लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर राठौर, आपसे भी हम जानना चाहेंगे, अगर खासतौर से धान की अगर हम बात करते हैं, फिलहाल जो स्थिति है धान की, वहाँ किसानों को किन किन बातों का ख्याल रखना चाहिए? जी, आपने बहुत सही फसल के बारे में बात की, क्योंकि काफ़ी क्षेत्र में किसान भाई लगाते हैं, खास करके पंजाब, हरियाणा और यूपी का, ईस्ट वेस्ट यूपी जी, और अपने कई सारे हिस्सों में। तो इसमें ज़्यादातर आप देखेंगे इसमें रुपाई तो हो चुकी है, और डायरेक्ट जो धान था वो सीधी बुवाई वाला धान की बुवाई हो चुकी है। तो मुख्य रूप से बात इसमें ये आती है कि जैसे आप जिन किसान भाइयों ने सीधी खेत में बुवाई की है तो वहाँ पे खरपतवारों का बहुत समस्या रहती है जी। और अगर खरपतवारों को आप सही समय पर उनको
कंट्रोल नहीं कर पाते हैं तो इसका पैदावार पे बहुत ज़्यादा बुरा प्रभाव पड़ता है। तो ठीक प्रकार से आप इनका नियंत्रण करें। नियंत्रण करने के लिए निराई गुड़ाई एक तरीका है जो काफ़ी किसान भाई इसको अपनाते हैं, काफ़ी बड़े क्षेत्र पर अपनाते हैं जी। इसके साथ साथ में शाकनाशी भी आते हैं। जैसे कि आप इस समय अगर 20 से 25 दिन की फसल है तो उसमें बिस्पायरी बैग सोडियम करके एक हमारा शाकनाशी आता है जी। और ये अपने चौड़ी पत्ती और जो घास जो भी घास आती है उस तरह के सारे तरह के खरपतवारों को ये नष्ट कर देता है जी। और इसके साथ में जिन किसान भाइयों ने जैसे रुपाई कर दी है और या सीधी बुवाई कर दी है तो उसमें जो नाइट्रोजन की बची हुई मात्रा है उसका भी हमको पहली किस्त को इसमें खेत में प्रयोग करना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि नत्रजन का हम जानते हैं कि धान में नत्रजन की उपयोग दक्षता बहुत कम होती है और इसलिए हम इसमें क्या करते हैं किस्तों में नाइट्रोजन को अप्लाई करते हैं और प्रयोग करते हैं। यानी तो समय हमने रहते जो उर्वरक है वो हमें डालना चाहिए और ये बेहद ज़रूरी है। आप समय का भी ख्याल रखें। फिलहाल एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं उत्तर प्रदेश से। बहुत बहुत स्वागत आपका हेलो किसान में। क्या जानना चाह रहे हैं? हेलो हेलो, बोलिए सर। जी, आवाज़ मिल पा रही है आपको हमारी? हाँ, आ रही सर, आ रही है आवाज़। जी, सवाल पूछ सकते हैं आप अपना, मुकेश जी। सर ये कह रहे हैं हम, हमारा पेड़ बड़े बड़े हो चुके हैं, अब फल आ नहीं रहे, किसी साल आते हैं किसी साल नहीं आते हैं। आम के पेड़ हैं आपके यहाँ? हाँ जी, बाग है आम। बाग है और उसमें किसी साल जो फल है वो आता है और कभी कभी नहीं आता किसी साल। मुकेश जी, हाँ जी सर। आप प्रजाति बता सकते हैं कौन सी किस्म आपने ली थी? दशहरी है, लंगड़ा है, चौसा है। जी, चलिए 3 प्रमुख किस्में हैं, इलाहाबाद से जुड़े हैं और अमूमन ये समस्या हम देखते थे किसान उनके सामने भी आती थी। एक्चुअली ये एक पुरानी समस्या है जी। और इस समस्या का काफ़ी हद तक समाधान हो चुका है। बस समस्या केवल इतनी है कि बाग जैसे किसी ने लगाया, मान लीजिए किसी एक किसान के, मुकेश जी के पिताजी ने लंगड़ा लगाया, दशहरी लगाई, तो ये फसल तो 30 साल 40 साल की है जी। आज की तारीख में आपके पास आम्रपाली जैसी किस्में हैं, पूसा अरुणिमा है या पूसा की सभी किस्मों में अल्टरनेट बियरिंग की समस्या नहीं है। मतलब ये आम्रपाली और मल्लिका का विकास ही इसीलिए हुआ था कि हमें अल्टरनेट बियरिंग को खत्म करना था जी। तो इसमें हर साल फलत आती है। ये जो किस्में अभी इनके पास दशहरी, लंगड़ा, चौसा है, इसमें अल्टरनेट बियरिंग की समस्या है जी। इसके समाधान के लिए कुछ पैक्लाब्यूटाजॉल यूज किया जाता है, लेकिन चूंकि इनका आर्चर्ड काफ़ी पुराना हो चुका है, 30-40 साल का लग रहा है, तो ऐसे में वो उचित नहीं होगा क्योंकि ज़्यादातर उसकी प्रोडक्टिव जो जीवन है वो ख़त्म हो चुका है जी। तो अगर नई किस्में लगाएं तो आम्रपाली या मल्लिका जैसी किस्में लगाएं, उससे क्या होगा कि इनको हर साल फल मिलेगा और इसके फल उन किस्मों से और बेहतर हैं, इनकी गुणवत्ता और बेहतर है। जो फल हैं वो ज़्यादा मिलेंगे, गुणवत्ता आपको अच्छी मिलेगी और जैसा डॉक्टर जयप्रकाश ने कहा कि अगर गुणवत्ता अच्छी होगी तो और ज़्यादा जो बाजार भाव की अगर हम बात करते हैं वो भी आपको बेहतर मिल सकेगा। इसलिए ज़रूरी है जो उन्नत किस्में अब लगातार विकसित की गई हैं उनका भी आप चयन करें। आगे भी आपको हम जानकारी देते रहेंगे, लेकिन फिलहाल हेलो किसान में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए। फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं, अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं। अब कैसी भी आपदा हमारी फसल पे आ जाए, क्षति होने पर हमारे दावों का उचित भुगतान मिलता है, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी किया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।
तो ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत हेलो किसान में। आज लगातार आपको हम जानकारी दे रहे हैं फलदार वृक्षों की पौधशाला के बारे में और खरीफ फसलों का प्रबंधन आपको कैसे करना है। इन दोनों विषय से संबंधित अगर आप भी कुछ सवाल पूछना चाहते हैं तो आप हमारे टोल फ्री नंबर पर हमें कॉल कर सकते हैं। बाकी दर्शक भी अलग अलग जगह से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, लेकिन यहाँ जैसे कि हमने आपको बताया डॉक्टर राठौर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर राठौर, आपसे हम जानना चाहेंगे, आपने बताया कि धान में जो खरपतवार प्रबंधन की बात हम करते हैं वो काफ़ी ज़रूरी है, लेकिन अगर जमाव की कुछ यहाँ समस्या आती है किसान के सामने, जिन्होंने जो हम मान सकते हैं थोड़ी देरी की रुपाई के लिए, वहाँ पर अगर कुछ जमाव की समस्या आती है तो क्या उसके लिए भी हम जो उर्वरक प्रबंधन है वो काफ़ी महत्वपूर्ण रहता है? जी हाँ, आपने एक्चुअली क्या होता है कि जब रुपाई करते हैं तो रुपाई करने के बाद हमको देखना चाहिए कि हमारी जो फसल रोपी गई है उसमें कोई बीमारी या कीड़े या दूसरी तरह का कोई दूसरा स्ट्रेस तो नहीं है जी। और अगर आपने रुपाई की है और आपके पास पौध है तो मान लो कहीं पर गैप बन जाता है, पौधे मर जाते हैं, तो आप इस समय गैप फिलिंग कर सकते हैं, उन पौधों की रुपाई कर सकते हैं जी। और अगर आपने जल्दी पकने वाली ऐसे बासमती धान कुछ इस तरह की किस्मों को लगाया है तो अगर औषधि बुवाई की है और आपको लगता है कहीं पर गैप है तो आप जहाँ पर गैप है वहाँ पर पौधे लगा सकते हैं। लेकिन खरीफ के मौसम में कुछ और बातें हैं, उनको भी हमको बहुत ध्यान में रखना पड़ेगा। जैसे कि पहले हमने बात की थी खरपतवारों के बारे में, फिर पोषक तत्व प्रबंधन के बारे में जी। इसके साथ में ये भी देखना होता है कि बरसात का मौसम है। कई बार क्या होता है कि बरसात, ज्यादातर फसलें जो हमारी जो खरीफ के मौसम में होती हैं जी, वो हम बरसात के पानी पे ही निर्भर करती हैं। बिल्कुल डॉक्टर राठौर, अगर बात की जाए अभी भी कई जगह जो भारी बारिश है वो स्थिति बनी हुई है और कुछ दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पहले एक सवाल लेते हैं, फिर आपके पास मैं पहुंचूंगा। हमारे साथ जो दर्शक जुड़े हैं फिलहाल मध्य प्रदेश से जुड़े हैं, बहुत बहुत स्वागत आपका हेलो किसान में। क्या जानना चाह रहे हैं? हेलो। हेलो। हाँ सर, नमस्कार। नमस्कार सर, मैं सोयाबीन में जो मतलब हमारी 38 से 40 दिन की फसल हो गई है सर। जी। हेलो जी, सुन पा रहे हैं आपको। सर, मैं शाजापुर मध्य प्रदेश से अर्जुन सिंह मंडलोई बात कर रहा हूँ। जी अर्जुन जी। सर, मैं ये जानना चाहता हूँ कि हमारी फसल सोयाबीन की जो है 38 से 40 दिन के समथिंग हो गई है जी। तो सर उसमें मतलब अपन जो लिवोसिन टॉनिक जो देते हैं ना सोयाबीन में, वो किस और कब मतलब किस स्थिति में दिया जाना चाहिए? आप जानना चाह रहे हैं जो आप उसमें खाद देंगे कब कब आपको डालना है? हाँ सर। चलिए बिल्कुल। डॉक्टर राठौर, एक सवाल आपके लिए यहाँ पर आया है मध्य प्रदेश से। अर्जुन जी जानना चाह रहे हैं, सोयाबीन की ये खेती कर रहे हैं और 38 से 40 दिन की जो फसल है वो हो भी चुकी है, अब जो खाद इनको डालना है वो कब और कितनी मात्रा में डालें? अर्जुन जी, सोयाबीन के बारे में मध्य प्रदेश एक लीडिंग स्टेट है और सोयाबीन एक दलहनी फसल भी है। तो इसमें होता क्या है कि जो भी उर्वरकों का इस्तेमाल हम करते हैं वो बुवाई के समय, बुवाई के पहले ही इस्तेमाल करते हैं। जैसे इसमें करीब 25 से 30 किलोग्राम नाइट्रोजन, 60 किलोग्राम फास्फोरस और करीब 50 किलोग्राम पोटास की, और इसके साथ में करीब 40 किलोग्राम सल्फर भी इस्तेमाल करते हैं। सल्फर से इसमें तेल की मात्रा और प्रोटीन की क्वालिटी का इम्प्रूवमेंट होता है। अगर आपने शुरू में इन पोषक तत्वों का इस्तेमाल किया है तो अच्छी बात है। और ज़्यादातर दलहनी फसलों में ये सुझाव दिया जाता है कि एक बार फसल जम जाती है, उगाती है, पौधे बन जाते हैं, उसके बाद में जो है उर्वरकों का प्रयोग नहीं करते हैं, क्योंकि इसमें इसकी जड़ों में गांठें बनती हैं, नोड्यूल बनती है। इसमें एक बैक्टीरिया होता है जो हवा से नाइट्रोजन को लेके जमीन में फिक्स करता है। तो अगर आप इस समय बड़ी हुई फसल पर अगर नाइट्रोजन का इस्तेमाल करते हैं तो उसमें जो नोड्यूल जो गांठें बनती हैं उनकी बनने की प्रक्रिया कम हो सकती है जी। लेकिन आपको लग रहा है कि आपने अगर शुरू में खाद नहीं डाली है और फसल कुछ स्ट्रेस में है, उसमें पीलापन है जी, तो आप जो है कुछ इसमें प्रिकॉशन ले सकते हैं। कुछ इसमें स्प्रे जो है छिड़काव कर सकते हैं, हल्का छिड़काव करीब 1-1.5% यूरिया को लेकर के आप इसमें छिड़काव कर सकते हैं। जी बिल्कुल। तो देखिए ये आपको करना होगा, और अगर आपको लगता है कुछ और लक्षण आपकी फसल में आपको नज़र आ रहे हैं तो आपके निकटतम जो कृषि विज्ञान केंद्र हैं आप वहाँ भी जाकर जो विशेषज्ञ हैं उनसे सलाह ले सकते हैं। साथ ही यहाँ डॉक्टर जयप्रकाश, आपसे भी हम जानना चाहेंगे, जैसा आपने बताया आम की जो अच्छी जो हम मान सकते प्रजातियाँ हैं उनका चयन हमारे किसान करें। इसके अलावा भी अगर फलों की हम बात करते हैं, अमरूद की बात की जाए या जो नींबू वर्गीय हमारे फल हैं उनकी बात की जाए, तो क्या उनकी भी जो पौधशाला है वो किसान तैयार कर सकते हैं एक रोज़गार के रूप में? निश्चित रूप से कर सकते हैं। पौधशाला या नर्सरी अपने आप में बहुत बड़ा व्यवसाय है जी। आजकल के ज़माने में आप कई ऐसे क्षेत्र हैं देश में, जैसे मैंने कहा कि आप मलिहाबाद, लखनऊ जाएंगे तो नर्सरियों का
बहुत बड़ा ग्रुप है जी। 200 के आसपास वहाँ नर्सरी हैं और इस सीजन में, इस मौसम में कम से कम 20 से 30 ट्रक पौधे डेली वहाँ से निकलते हैं। ऐसे ही आप यहाँ जाएंगे, शाहजहाँपुर एक एरिया है इधर, आप मुरादाबाद की साइड जाएंगे तो इससे पहले पड़ेगा, इस बेल्ट में काफ़ी है। देहरादून में, सहारनपुर में प्रमुख बातों का ख्याल रखना चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि यहाँ पर मूल वृंत जो रूट स्टॉक है वो बहुत है, जो आपको दिखाई नहीं पड़ेगा। मूल वृंत वो है जो निचले हिस्से में होता है, उसके ऊपर हम कलम बांधते हैं, ग्राफ्टिंग जिसको हम कहते हैं, या कलिकायन बडिंग है उसको करते हैं। जैसे सिट्रस में बडिंग काफ़ी होती है, नींबू और घी में, आम में ग्राफ्टिंग होती है, अमरूद में लेयरिंग भी होती है, एयर लेयरिंग भी होती है, ग्राफ्टिंग भी होती है, बडिंग भी होती है। तीनों चीज़ें होती हैं, अलग अलग समय पे होती हैं। लेकिन लेयरिंग में वो अपनी ही जड़ पे बढ़ता है। लेकिन जब से समस्याएं बढ़ रही हैं, खास करके मिट्टी में देखेंगे तो जो सॉल्ट है, नमक की मात्रा बढ़ रही है, जिसके चलते पीएच ज़्यादा हो रहा है। कई ऐसे सूखा क्षेत्र हैं जहाँ पर अगर आप सीधा आम्रपाली को या मल्लिका को लगाएंगे तो उतना अच्छा नहीं चलेगा। लेकिन अगर उसके ऊपर कोई ऐसा रूट स्टॉक है, जैसे ओल्यूर है, कुरुक्कन है, 13-1 है, उसको लगाएंगे तो उनकी जड़ों का विकास अच्छा होता है। उनमें सूखे को, नमक को किसी हद तक बर्दाश्त करने की क्षमता है। इनमें से कुछ में पौधों को ड्वार्फ रखने की क्षमता है। ऐसे ही आप देखेंगे किन्नो है, मौसमी है, बहुत से किसान भाई अच्छा पौधा देख के उसके फल को बीज के रूप में ग्रो करते हैं, उगाते हैं, बाद में कहते हैं उसमें मिठास नहीं आ रही, टेस्ट नहीं आ रहा, रोग बहुत आ रहा है। तो वहाँ पर अलग अलग रूट स्टॉक है कि हम जमीर यूज करते हैं, जट्टी खट्टी है या करना खट्टा है, अलग अलग रूट स्टॉक है, उनका मूलबिंद के रूप में प्रयोग करते हैं, फिर उसके ऊपर इसका बडिंग करते हैं। जी, ये काफ़ी महत्वपूर्ण देखिए पूरी प्रक्रिया जो होती है, और इसमें अगर विजुअल हो तो और अच्छा लगता है। और विस्तार से मैं आपसे समझूंगा इस पूरी बात को। एक दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं गुजरात से। बहुत बहुत स्वागत कमल जी आपका हेलो किसान में। क्या जानना चाह रहे हैं कमल जी? आवाज़ मिल पा रही है आपको हमारी? हाँ जी, आ रही है जी। सवाल पूछ सकते हैं आप अपना। जी, मुझे आम लगाना है। मैं गुजरात आवा डांग से बोल रहा हूँ। हिल स्टेशन है हमारे वहाँ पे जी। तो वहाँ पे मुझे आम की किस्म लगानी है, तो कौन सी लगानी चाहिए? चलिए, आम के लिए जानना चाह रहे हैं कौन सी अच्छी किस्म रहेगी? अच्छा, इनका जिला कौन सा था? गुजरात में किस जगह? आवा डांग बलसाड़ के पास आया हुआ है, गुजरात में। बलसाड़ के पास जी। तो देखिए, आपका जो गुजरात है वो केसर आम के लिए बहुत प्रसिद्ध है, और उस एरिया में, उस क्षेत्र में अल्फांजो भी अच्छा होता है। आप हमारा आम्रपाली या मल्लिका पूसा का करेंगे तो ये बहुत अच्छा है। मल्लिका का जो आकार है वो बहुत अच्छा है, जो प्रोसेसिंग के लिए भी अच्छा है, एक्सपोर्ट के लिए भी अच्छा है। तो इन किस्मों का चुनाव कर सकते हैं, और ये किस्में हर साल फल देती हैं और अच्छा देती हैं। केसर और अल्फांजो का भी बहुत अच्छा बाजार है, और वो जल्दी बाजार में आती हैं, और जो हमारा निर्यात का क्षेत्र है वहाँ भी काफ़ी उनका योगदान है। तो इन्हीं किस्मों का चुनाव करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। बिल्कुल। साथ ही डॉक्टर जयप्रकाश, जैसे आप बता रहे थे रूट स्टॉक के बारे में, तो क्या हम मान सकते हैं कितनी महत्वपूर्ण ये प्रक्रिया है, एक तकनीक के रूप में जो अब विकसित हो चुकी है? अगर हमें अच्छा फलन लेना है, अच्छा उत्पादन हम चाह रहे हैं गुणवत्ता वाला, तो ये हमें अपनाना ही होगा। निश्चित रूप से। आप अगर देखेंगे तो पूरा यूरोप या इवन हमारे ही देश में, आप हिमाचल में जाएंगे या जम्मू कश्मीर के कुछ क्षेत्रों में जाएंगे तो देखेंगे कि पूरा जो सेब का पाक, पूरी एप्पल इंडस्ट्री जिसको कहते हैं ना, सेब का जो इंडस्ट्री है, वो पूरा तरह से रूट स्टॉक के ऊपर आधारित है। पूरा नींबू का जो समूह है, केवल हमारा ये लेमन और ये कागजी नींबू को छोड़ के बाकी जितना आपकी मौसमी है या आपका किन्नो है, संतरा जिसको बोलते हैं, किन्नो की एक वैरायटी है, तो इनमें भी रूट स्टॉक ही मुख्य है, क्योंकि वैरायटी तो वही है। लेकिन अगर आपका अच्छा रूट स्टॉक, किसी क्षेत्र में नमक की समस्या है, किसी क्षेत्र में सूखे बहुत पड़ते हैं, तो ऐसे लिए वहाँ पर मूलबिंद या रूट स्टॉक ऐसा होना चाहिए जिसकी जड़ों का विकास अच्छा हो, जो सोडियम या क्लोराइड इनको अलग कर सके। क्योंकि अगर सोडियम और क्लोराइड ज़्यादा आएंगे पौधों के अंदर में, तो आपकी जो पौधे का है उस पर स्ट्रेस बनेगा, उसकी गुणवत्ता खराब होगी, उसकी उपज प्रभावित होगी। ऐसे ही तमाम फफूंद होते हैं जो मिट्टी में होते हैं, उनसे बचने के लिए उनका हम रेजिस्टेंट रूट स्टॉक यूज़ करते हैं। ट्राइफोलिएट ऑरेंज है, बहुत अच्छा रूट स्टॉक है, ड्वार्फिंग भी है, और उसका इसमें फाइटोप्थेरा जैसे फफूंद भी नहीं आते हैं। तो उन रूट स्टॉक का प्रयोग किया जाता है। लेकिन ये इसके बारे में ज़्यादा जानकारी जो कृषि विश्वविद्यालय से जुड़े लोग हैं, जो उद्यान विभाग से जुड़े लोग हैं, या भारतीय कृषि संसाधन परिषद के जो संस्थान है उनके बारे में है जानकारी। इसके अलावा जो लोग पौधशाला के व्यापार में हैं,
हैं, व्यवसाय के रूप में अपनाया हुआ है, उनको ये जानकारी है और वो उसका प्रयोग करते हैं। अगर ऐसा प्रयोग नहीं करते हैं तो आपको फलों में अच्छी क्वालिटी, गुणवत्ता नहीं मिलेगी। अगर सघन बागवानी हमको जाना है तो ड्वार्फ रूट स्टॉक जो पौधे को बहुना करता है, वैसा रूट स्टॉक बहुत जरूरी है। यानी हम अगर एक सरल भाषा में समझें तो हम मान सकते हैं कि जो 2 उन्नत किस्मों का समावेश है, इस तरह की तकनीक हम मान सकते हैं जो कि ज़रूरी है हमारे। निश्चित, ये 2 उन्नत किस्मों का समावेश एक तरह का ऐसे है कि जैसे रूट स्टॉक आपको दिखाई नहीं पड़ता, मैंने कहा कि, लेकिन वो आपकी जड़ों को सपोर्ट करता है। सामान्य बोलचाल में भी हम कहते हैं कि जिनकी जड़ें जितनी मजबूत होंगी वही किसी भी परिस्थिति में उतना अच्छा खड़ा होगा। ये बात जो हमारे बहुवर्षीय पौधे हैं, खास करके आम है या संतरा है या सेब है या आपका अमरूद है, इन सब के लिए बहुत है। आप आंवले में जाएंगे, बेल में जाएंगे, सब में रूट स्टॉक यूज होता है। कुछ में उनकी किस्में पहचान ली गई हैं जानबूझकर या एक योजना के तहत उनका प्रयोग किया जाता है, कुछ में हम नहीं करते। जैसे आप आंवले में जाएंगे तो आंवला में जिसको हम छोटा आंवला कहते हैं, आंवली कुछ लोग बोलते हैं, उसको छोटे छोटे आंवले होते हैं, उनका प्रयोग होता है रूट स्टॉक के रूप में। लेकिन जो बड़ा है जैसे अन्य सेबन है, चकैया है, तो इन सब का प्रयोग होता है उसके ऊपर बडिंग करने के लिए। तो आपको जिसका फल मिल रहा है वो तो बड़ा वाला है, वो आपको चाहिए, लेकिन जो उसको सपोर्ट कर रहा है वो ज्यादा मेहनत करने वाला है और किसी भी स्ट्रेस में, चाहे वो जैविक हो या जैविक हो, उसमें पौधे को सपोर्ट कर रहा है। जी बिल्कुल। तो देखिए, ये तकनीक जो है इसको हमें समझना होगा और इसलिए ही लगातार जो विशेषज्ञ हैं वो यही कहते हैं कि उन्नत जिस तरीके से तकनीकें आ रही हैं, जो किस्में आ रही हैं, उनका चयन हमें करता रहना चाहिए। फिलहाल हमारे साथ एक दर्शक जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। बहुत बहुत स्वागत आपका, गुजरात से हमारे साथ जुड़े हैं। हेलो 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 जी, गुजारिश करना चाहेंगे आपसे अपनी टीवी सेट का वॉल्यूम आप कम कर दें। जी 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 जी, मध्य प्रदेश से जोशी जी हमारे साथ जुड़े हैं, सवाल पूछ सकते हैं आप अपना। सर, मैं ये बोल रहा था कि अभी पपीते की फसल मेरे को बुआई करना है, तो किस टाइप से करा जाए? चलिए, शिवानी मध्य प्रदेश से पपीते की बुआई करना चाह रहे हैं, कैसे की जाए? ज्योतिष जी, अभी जो रोपाई का समय है वो सितंबर का जो महीना होगा, जैसे ही मानसून खत्म होगा वो सबसे अच्छा रोपाई का समय होगा जी। लेकिन अगर आपको उसकी पौध लगानी है, पौधशाला तैयार करनी है, तो इंसेक्ट प्रूफ नेट हाउस, मतलब ऐसा नेट हाउस जिसमें किसी भी कीट का प्रवेश ना हो, क्योंकि ताकि वायरस जो विषाणु रोग है वो ना फैल सके। तो उसके अंदर में अभी का अभी आप कर सकते हैं, जुलाई के आखिरी हफ्ते या अगस्त के पहले हफ्ते तक रोपाई उसकी बुआई कर सकते हैं। पॉलीथीन की थैलियों में या प्लास्टिक के ट्रे आते हैं आजकल, रेडीमेड भी ऐसे प्रोट्रेस और उसके कोकोपिट के मटेरियल आ रहे हैं जिसमें सीधा आप पानी में डाल के इसके बीज की बुआई कर सकते हैं। कोशिश कीजिए कि जो गाइनोडाइसियस वैरायटीज़ हैं उनका चुनाव कीजिए और एक एक बीज सब में डालिए और अगले 50 से 55 दिन 60 दिन में आपकी नर्सरी तैयार हो जाएगी। फिर आप सितंबर के आखिरी सप्ताह में उसकी रोपाई कर सकते हैं। चलिए बिल्कुल। तो देखिए, जब उन्नत नर्सरी होगी तो जाहिर तौर पर अच्छा पौधा आपके पास है, अच्छा फलन उसके ज़रिए आपको मिल सकेगा। लेकिन बात आपको सिर्फ इतनी सी ध्यान में रखनी होगी कि जो प्रमाणित स्रोत आपका होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप कहीं से भी जो पौधा है वो ले लें और उसके बाद आपको लगे कि जो फलन है वो उसमें नहीं हो पा रहा है। आगे भी आपको हम यूँ ही जानकारी देते रहेंगे, लेकिन यहाँ फिलहाल रुक रहे हैं एक और छोटे से ब्रेक के लिए। प्रकृति गजब की ताकत है इसमें। बारिश की रिमझिम फुहारों को ही लीजिए, जब सही समय पर मिट्टी पर गिरें तो खेतों में किसान की मेहनत रंग लाती है। लेकिन वही बारिश बेमौसम हो जाए तो फिर तबाही का मंजर दिखाती है। लेकिन क्यों रहे किसान के घर की खुशियां प्रकृति पर निर्भर, जब बन सकता है वो आत्मनिर्भर। किसानों को प्राकृतिक आपदाओं की वजह से फसली नुकसान होने की स्थिति को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने 2016 में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की घोषणा की। इस बीमा योजना का उद्देश्य विभिन्न प्रकार की प्राकृतिक आपदाओं जैसे ओले गिरना, जल भराव, बाढ़ का आना,
बादल फटना, प्राकृतिक रूप से आग लग जाना, भूस्खलन, चक्रवाती तूफान, बेमौसम बारिश, फसल की बीमारियां, आकाशीय बिजली, कीटों के हमले वगैरह से होने वाले नुकसान की स्थिति में किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है। इस बीमा योजना के अंतर्गत फसल की विभिन्न अवस्थाओं को शामिल किया गया है, यानी पूरे फसल चक्र का सुरक्षा कवच। जिस दिन फसल काटकर खेत में सुखाने के लिए फैलाई, उसके अगले ही दिन मूसलाधार बारिश हो गई, सारी उपज बर्बाद हो गई। लेकिन ये तो अच्छा था कि मैंने फसल का बीमा करा रखा था, मैं नुकसान से बच गया और क्लेम की रकम भी मुझे आसानी से मिल गई। सारा भुगतान मेरे बैंक अकाउंट में हो गया। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना बहुत ही लाभकारी है और इसकी प्रक्रिया बहुत ही सरल है। पहली बात तो ये समझिए कि अगर आप अधिसूचित फसलों की खेती करने वाले किसान हैं, तो आप फसल बीमा के लिए पात्र हैं। इसमें काश्तकार किसान और बटाईदार सहित सभी किसान शामिल हैं। अनाज, दलहन, तिलहन और कुछ वार्षिक वाणिज्यिक फसलों को PMFBY के अंतर्गत कवर किया जाता है। ये दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी और कामयाब फसल बीमा योजना है। केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के अलावा 18 बीमा कंपनियां, 540 बैंक तथा 45,000 जन सेवा केंद्र प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को किसानों तक पहुंचाने में कार्यरत हैं। इस योजना में प्रीमियम कम होने के कारण सभी स्तर के किसान इसका लाभ ले सकते हैं। खरीफ फसलों के लिए बीमित राशि का 2% प्रीमियम, रबी फसलों के लिए बीमित राशि का 1.5% प्रीमियम और बागवानी एवं वाणिज्यिक फसलों के लिए 5% प्रीमियम है। किसानों के लिए ये योजना कितनी लाभदायक है, इस बात का अंदाजा इससे ही लगाया जा सकता है कि 2016 में योजना की शुरुआत के बाद पहले 3 सालों में किसानों ने प्रीमियम के रूप में 13,000 करोड़ रुपए का भुगतान किया, जबकि अब तक फसलों के नुकसान के क्लेम के रूप में उन्हें 60,000 करोड़ रुपए मिल चुके हैं, यानी जमा राशि के मुकाबले 4.5 गुना अधिक राशि दावों के रूप में प्राप्त हो चुकी है। अब तक हर साल खरीफ और रबी के मौसम के दौरान 5 करोड़ से भी अधिक किसान इस योजना से जुड़े हैं। 2020 के लिए बीमा कराने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। पंजीकरण की कट ऑफ तिथि हर राज्य में अलग अलग तय होती है। अपने क्षेत्रों या गांवों की अधिसूचित फसलों की सूची, बीमित राशि एवं कट ऑफ तिथि की अधिक जानकारी के लिए आप निकटतम कृषि अधिकारी, जन सेवा केंद्र एवं बीमा कंपनी के प्रतिनिधि से संपर्क करें। www.pmfby.gov.in पर लॉगिन करके या फसल बीमा ऐप क्रॉप इंश्योरेंस ऐप का उपयोग करके अपनी फसल के नामांकन के लिए आवेदन किया जा सकता है। नामांकन के लिए इन दस्तावेजों की जरूरत होती है: नवीनतम आधार कार्ड, मोबाइल नंबर, बैंक खाता विवरण, भू अभिलेख दस्तावेज जिसमें जमीन के कागजात और राज्य सरकार द्वारा निर्देशित कोई भी अन्य दस्तावेज। कैसे मिलेगा फसल नुकसान होने पर दावे का भुगतान? PMFBY योजना में बीजों की बुआई से लेकर फसल कटाई के बाद सुखाने के उद्देश्य से खेतों में 14 दिनों तक फैलाई जाने वाली फसलों के पूरे फसल चक्र के दौरान जोखिम के कवर को प्रदान करता है। स्थानीय आपदा के कारण या अगर फसल कटाई के बाद बीमित फसलों को प्राकृतिक आपदा से नुकसान होता है, तो बीमित किसान को 72 घंटे के भीतर इसकी सूचना बीमा कंपनी, बैंक या फिर राज्य सरकार के अधिकारियों या बीमा कंपनी के टोल फ्री नंबर पर देना आवश्यक है। जोखिमों में उपज हानि का आकलन फसल कटाई प्रयोगों के आधार पर किया जाता है। आपदा के कारण हुए नुकसान पर किसान को बीमा कंपनी द्वारा क्लेम राशि का उचित भुगतान मिलता है। क्लेम राशि का भुगतान सीधे किसान के बैंक खाते में किया जाता है। शिकायत निवारण के लिए किसान बीमा कंपनी, निकटतम बैंक शाखा या ब्लॉक या जिला कृषि कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं। वो अपनी शिकायतों के लिए जिला और राज्य स्तरीय शिकायत निवारण समिति तक भी पहुंच सकते हैं। दरअसल पहले सभी ऋणी किसान
जो बैंकों या वित्तीय संस्थानों से मौसमी कृषि ऋण या केसीसी का लाभ उठा रहे थे, उन्हें अनिवार्य रूप से इस योजना में शामिल किया जाता था। लेकिन फरवरी 2020 में किसानों के हित में नामांकन प्रक्रिया में एक बड़ा बदलाव करते हुए अब इस योजना को सभी किसानों के लिए स्वैच्छिक कर दिया गया है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों को उनकी मेहनत से उगाई फसल को सुरक्षित करके देश को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में अहम कदम साबित हो रही है। जब किसान बढ़ेगा प्रकृति निर्भरता से आत्मनिर्भरता की ओर, तभी तो बनता है आत्मनिर्भर राष्ट्र। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत। हेलो किसान में लगातार आपको हम जानकारी दे रहे हैं फल वृक्ष जो हैं उनकी पौधशाला कैसे किस तरीके से तैयार रखनी है आपको, और खरीफ फसलों की भी अगर बात की जाए क्या प्रबंधन आपको अपनाना होगा। आइए अब रुख कर लेते हैं डॉक्टर राठौर का जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं यहाँ। डॉक्टर राठौर, आपसे हम जानना चाहेंगे दलहनी फसलों की अगर हम बात करते हैं और ऐसे में जब मानसूनी जो बारिश है वो लगातार हो रही है, किस तरह की देखभाल की आवश्यकता होती है, क्योंकि काफ़ी नुकसान जो है वो कुछ एक दलहनी फसलें जिनको होता है अगर पानी की अधिकता हो जाती है तो। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही कहा। पानी की अधिकता में दलहनी फसलों को काफी नुकसान होता है, क्योंकि इन फसलों की जड़ों में जड़ ग्रंथियां बनती हैं और अगर उसमें पानी भर जाता है जी तो एरेशन अच्छा नहीं होता है, हवा का आवागमन ठीक नहीं रहता, और इस प्रकार से न केवल जड़ों के विकास पर पूरे पौधे के विकास पर प्रभाव पड़ता है। तो ये बहुत जरूरी हो जाता है कि जहाँ पर दलहनी फसल लगाई गई है वहाँ अगर पानी बरसात बहुत ज्यादा हो रही है तो आप उचित जल निकास का प्रबंधन करें। और इसके लिए जरूरी हो जाता है कि अगर आपने बुवाई के पहले ही ध्यान रखा हुआ है और चौड़ी नाली और मेड़ पे अगर आपने इसकी बुवाई की है तो उस तरह के लैंड कॉन्फ़िगरेशन में क्या होता है कि पानी जो है खेत में नहीं रुकने पाता है जी, और ये फसल बच जाती है। अगर मेड़ों पे आपने बुवाई की है दलहनी फसल, खास करके अरहर की फसल जैसे, अगर उसको आप मेड़ों पे बुवाई कर देते हैं, आजकल इस तरह की हमारे पास मशीन भी है जहाँ इस तरह की जी परमानेंट जो मेड़ होती है, बेड होती है, उस पर बुवाई करते हैं। इसके साथ साथ में देखा गया कुछ जगह पर बरसात जो है जितना हमको चाहिए उतनी नहीं हो पा रही है, बरसात पानी की कमी होती जा रही है। तो ये जरूरी हो जाता है जिन क्षेत्रों में बरसात कम हो रही है वहां पर पानी को ठीक प्रकार से संरक्षण करने की भी आवश्यकता है। तो आप वाटर हार्वेस्टिंग, इसके लिए हम बोलते हैं ना, खेत का पानी खेत में और खेत की मिट्टी खेत में, एक खरीफ फसलों के लिए बहुत ही ज्यादा इसका जो है उपयोग है जी। बिल्कुल। क्या होता है कई बार हम ठीक प्रकार से मड़बंदी नहीं करते हैं खेतों की, बरसात का पानी आता है और हमारे ऊपर की मिट्टी पूरी बह के चली जाती है, और हम सभी जानते हैं ऊपर की मिट्टी बहुत ही फर्टाइल मिट्टी होती है जी, इसमें पोषक तत्व काफी मात्रा में होते हैं। तो इस प्रकार जरूरी हो जाता है कि हम खेत की भली प्रकार से मेड़बंदी करें। जिन क्षेत्रों में बरसात कम हो रही है वहां पर जो भी बरसात का पानी है उसकी हमको हर बूंद को संरक्षित करके उसको फसल के उत्पादन में प्रयोग में लाना है। और जहाँ पर आवश्यकता से अधिक बरसात हो रही है और हमने खास करके दलहनी फसलें लगाई हैं तो वहाँ पर जल निकासी का भी उचित प्रबंधन होना बहुत ही जरूरी है। बिल्कुल, काफी जो चाहे पानी की जो हर एक बूंद है वो काफ़ी कीमती, उसका महत्व हमें समझना होगा। ना सिर्फ जल संरक्षण को बढ़ावा देना होगा बल्कि जहाँ पर अधिकता है वहाँ पर पानी की निकासी की व्यवस्था हमें करनी होगी। फिलहाल हमारे साथ एक और दर्शक जुड़ चुके हैं इलाहाबाद उत्तर प्रदेश से। बहुत बहुत स्वागत आपका हेलो किसान में। हेलो, हाँ भाई साहब जी। अरुण जी, आवाज़ मिल पा रही है आपको? जी आवाज़ आ रही है आपकी जी, सवाल पूछ सकते हैं आप। अच्छा, ये हमारे जो आम के पेड़ है कुछ जी, तो उसकी जो ऊपर की पत्तियां हैं वो जल जाती हैं। अभी हमने 4 साल पहले नए पेड़ लगाए हैं। ये कौन सी किस्म आपने लगाई है? ये हमने गुजरात से मंगाई थी, केसर आम की। गुजरात से जी, तो ऊपर की पत्तियां जल जाती हैं? हाँ, ऊपर की पत्तियां जल जाती हैं, जबकि हमको बताया गया था कि 3 क्योंकि ऑलरेडी पेड़ हमने जो मंगाए थे वो करीब 2.5-3 साल पुराने थे जी, कलम किए हुए जी, और उनकी और 3 साल हमारे पास हो गए, तो उसमें इस साल फल आना चाहिए था, तो बिल्कुल फल नहीं आए। और ऊपर की जो पत्तियां हैं हर शाखाओं की 5-5 पत्तियों का जो शाखा वो था गुच्छा, वो जल गया जी। बिल्कुल डॉक्टर, क्या ये समस्या है सर? एक दूसरा चीज है कि दूसरे हमारे पास जो और पुराने पेड़ हैं आम के या आंवले के, उनकी ट्रिमिंग कब करना चाहिए और ट्रिमिंग करने के पश्चात क्या खाद उनको या दिया जाए? चलिए, बिल्कुल 2 सवाल आपके हैं, लेकिन आम की अगर बात की जाए
जी डॉक्टर जयप्रकाश। हाँ जी अरुण जी, जो आप कह रहे हैं ये समस्या हमने पीछे भी कहा था, बात की थी कि जहाँ जहाँ मिट्टी का पीएच थोड़ा ज़्यादा होगा, मुझे नहीं पता कि आपका पीएच 8 के आसपास है या वहाँ पर जो पानी आप दे रहे हैं उसका जो टीडीएस है वो 800-900 से ऊपर है, निश्चित रूप से वहाँ पर क्लोराइड की टॉक्सिसिटी जो दिख रही है उसके लक्षण हैं, ये काफ़ी क्षेत्रों में पाए जाते हैं। होता ये है, जो हम अभी रूट स्टॉक की बात कर रहे थे, मूलबिंद की बात कर रहे थे, कि अगर आप ओलियोर कुरुक्कन जैसा रूट स्टॉक का प्रयोग करेंगे तो ये समस्या कम होती है। और इनसे बचने का तरीका ये होता है कि आप पौधे को इन सीटू ग्राफ्टिंग कराइए। ऐसे एरियाज जहाँ पर पीएच ज़्यादा है, पानी की थोड़ी कमी है या नमक ज़्यादा है, वहाँ पर हम क्या करते हैं कि जो भी देसी आपको आम मिलता है उसकी पौध को वहीं लगा देंगे जहाँ आपको रोपाई करनी है। मान लो 5 मीटर की दूरी पे आपको लगाना है, आपने बारिश के मौसम में जो भी आपको देसी मिले उसका आपने बीजू आम ग्रो कर लिया वहाँ पर। अब क्या करेंगे कि 8 महीने बाद, 7 महीने बाद, मार्च, अप्रैल और मई के महीने में अगले साल इसी के ऊपर कलम करेंगे, ग्राफ्टिंग करेंगे। जैसे आप केसर चाहते हैं तो केसर का या आम्रपाली, मल्लिका, दशहरी, लंगड़ा, चौसा जो भी करना चाहते हैं, ये करने से क्या होगा कि जो आम का जो टैप रूट है, जो मूसला जड़ है वो नीचे जाती है, जो झकड़ा जड़ होती है, सेकेंडरी रूट्स होती हैं, वो सरफेस पे रहती हैं। जब आपने 2 साल 3 साल पुराना पौधा मंगाया तो हुआ ये कि आपने तो जो नीचे की जड़ जिसको नीचे जाना था उसको आपने कट गई, तो सेकेंडरी रूट्स आधा हो गई, तो और जो जमीन की सतह होती है पानी उड़ जाता है और सारे नमक, सॉल्ट इकट्ठा यहीं होते हैं, और जड़ जो भोजन लेती हैं वो भी ऊपर ही काफ़ी हैं आपके ऐसे पौधे में, तो वो सब अधिक से अधिक नमक खींच रही है अंदर में, और नमक के प्रति, सॉल्ट के प्रति आम का पौधा बहुत ही मीन्स उसके ससेप्टेबल है, बहुत जल्दी उसको परेशानी होती है, और पत्तियां किनारे किनारे से जलेंगी, फिर देखेंगे ऊपर की जो जहाँ से वृद्धि होता है, ग्रोइंग पॉइंट है, वहाँ से भी नेक्रोसिस होगा, तो धीरे धीरे पौधा डिक्लाइन की तरफ जाता है। कोशिश ये करें कि आप पोटेशियम नाइट्रेट ले लें, पोटेशियम नाइट्रेट अगर मिल जाता है आपको, नहीं तो पोटेशियम सल्फेट लें, पोटेशियम म्यूरेट ऑफ पोटाश नहीं, पोटेशियम क्लोराइड नहीं, क्योंकि उसमें क्लोराइड होता है। पोटेशियम सल्फेट का आप 4 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से कम से कम 20 दिन के अंतराल पे 4-5 बार छिड़काव कीजिए तो ये समस्या कम होगी। इसी तरह अगर जड़ नीचे चलेगी समस्या आपकी खत्म हो जाएगी। अब आते हैं दूसरे पे, दूसरा था कटाई छटाई का। कटाई छटाई एक अलग प्रक्रिया है, व्यापक प्रक्रिया है। उसमें अगर आपका जो सूखी या किसी में रोग आया हुआ है, कीड़ा लगा हुआ है, वैसी शाखाओं को आप काट सकते हैं जब आप फल को हार्वेस्ट कर लेते हैं उसके ठीक 10 से 15 दिन के अंदर में, चाहे वो आम हो या आपका आंवला हो। लेकिन अगर आपको रिजुविनेशन पे जाना है तो पूरी अलग प्रक्रिया है कि आपको जाड़े के मौसम में करना है, फिर उसका आप डिटेल एक चार्ट है वो फॉलो करना पड़ेगा। उसके लिए आसपास आप किसी कृषि विज्ञान केंद्र से संपर्क कर लें ताकि वो चार्ट आपको मिल जाए, तब आप फॉलो कर सकते हैं। चलिए बिल्कुल, तो देखिए ज़रूरी कि आपके पास पूरी जानकारी हो, फिर उसके बाद अगर आप कोई भी फल के बाग लगाने चाहते हैं तो अच्छे से उसकी पूरी जानकारी आपको मिल सके, और बाग पुराना हो चुका है तो वहाँ पर किस तरीके से उसका जीर्णोद्धार आप कर सकते हैं, इसके लिए आपको पूरी जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि विस्तार से आपके जो निकटतम कृषि विज्ञान केंद्र है वहाँ से आप इसको ले सकते हैं। आइए यहाँ रुक लेते हैं डॉक्टर राठौर का, लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर राठौर, यहाँ हम जानना चाहेंगे जो हमारी खासतौर से जो चारा फसलों की अगर बात की जाए, वहाँ पर विशेष रूप से किन बातों का ख्याल रखें किसान? जी हाँ, ये खरीफ के मौसम में हरे चारे की उपलब्धता भी बहुत जरूरी होती है, और कई बार क्या होता है कि मौसम थोड़ा गड़बड़ है, बरसात टाइम से नहीं हो पा रही है, तो अगर फसल आप पूरी मैच्योर नहीं हो पाती है तो हम उसको चारे के रूप में ले सकते हैं। चारे के रूप में रूप से जैसे चरी हम बोलते हैं, जिसको ज्वार, उसको लेते हैं, साथ साथ में हम मक्के को भी लगाते हैं खरीफ के मौसम में। तो मक्के, इन दो फसलों को मुख्य रूप से हम चारे के लिए लगाते हैं। और इसमें ज्यादातर किसान भाइयों ने जिन्होंने चारे की फसल लगानी होगी वो लगा चुके होंगे। और इसमें हम जानते हैं कि थोड़ा पौधों की संख्या ज्यादा रखते हैं, बीज दर भी ज्यादा रखते हैं। जैसे कि पौधे ज्यादा रहते हैं तो पौधे थोड़े टेंडर होते हैं, और इनकी डाइजेस्टिबिलिटी, और इस जानवर इसको बड़े चाव से खाते हैं। लेकिन इसमें ध्यान रखना पड़ेगा कि इसमें पोषक तत्वों का प्रबंधन करना है। जैसे आप पहली कटाई चाहे तो आप ज्वार की चारे की फसल हो, चाहे मक्के की फसल हो, 60 दिन के बाद हम पहले इसमें कटाई करते हैं। तो मक्के की तो अदर किस्में जो है वो एक ही कटाई के लिए ही उपयुक्त रहती हैं, लेकिन ज्वार की हमारे पास कई सारी किस्में हैं जो मल्टी कट टाइप की इनका नेचर होता है, इनकी हम 2-3-4 बार कटाई करते हैं। तो हर कटाई के बाद में नाइट्रोजन का प्रयोग करना, यूरिया का प्रयोग करना बहुत जरूरी हो जाता है।
और अगर आप देखेंगे इससे चारे की फसल में कुछ विशेष रूप से ऐसे कोई कीड़े मकोड़े या बीमारी का प्रकोप तो नहीं दिखता है और जो पौधों की संख्या भी ज्यादा रहती है तो इसमें खरपतवार भी ज्यादा नहीं आने पाते हैं। और क्योंकि खरपतवार क्या होता है, जब पौधों की संख्या ज्यादा होती है हमारी फसल की तो वो उसको स्मूथर कर देते हैं, जी बिल्कुल, उसकी जो उनकी ग्रोथ को रोक देते हैं। तो इस प्रकार से खरपतवारों की बहुत ज्यादा समस्या हमको चारे की फसल में लगती नहीं है। लेकिन जिन क्षेत्रों में बरसात नहीं हो रही है मान लीजिए, और फसल अगर जैसे मक्के की फसल में हम देखते हैं पत्तियां मुरझा रही हैं, तो वहां पर जरूरत है आपको लग रही है तो एक हल्की सिंचाई इस फसल में हम कर सकते हैं। चलिए, बेहद ज़रूरी के समय रहते उचित प्रबंधन हम अपनाएं, जिससे हमारी जो खरीफ की फसल हमने ली है वहाँ पर अच्छा उत्पादन, अच्छी गुणवत्ता हमको मिल सके। फिलहाल डॉक्टर राठौर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो यहाँ पर डॉक्टर राठौर हमें जानकारी दे रहे थे खरीफ फसलों के प्रबंधन के बारे में भी। और डॉक्टर जयप्रकाश, आपसे भी एक सवाल हम पूछना चाहेंगे, लेकिन उससे पहले एक दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं, इनका जो सवाल है वो हम शामिल कर लेते हैं। बहुत बहुत स्वागत आपका, उत्तराखंड से हमारे साथ जुड़े हैं, क्या जानना चाह रहे हैं जी? सवाल पूछ सकते हैं आप अपना। मेरा सवाल है, जो हम आम के पेड़ों को अलग नर्सरी से ले आते हैं, प्राइवेट नर्सरियों से, उसमें और जो सरकारी नर्सरियां होती हैं उनमें जी क्या फर्क है, और क्या नर्सरियों से भी बीमारी हमारे पौधे में आ सकती है? इस टाइप का मेरा प्रश्न होगा। चलिए, बिल्कुल नरेंद्र जी का सवाल, क्या फ़र्क और क्या वहाँ भी समस्या आ सकती है? हाँ, समस्या आ सकती है, क्योंकि वो एक जीवित पौधा है। तो अगर कोई बीमारी नर्सरी में है, पौधशाला में है, और वो आप उसको लेके आए तो बीमारी वहाँ से आ सकती है साथ साथ में जी। अब ये है कि जो सरकारी नर्सरियाँ हैं, जो निजी क्षेत्रों में हैं, देखिए सरकारी नर्सरियाँ में जो ख़ास बात ये होती है कि उनका जो जिन्यून होता है, जिन्यून पौधा होता है। लेकिन ऐसा नहीं कि निजी क्षेत्रों में जो नर्सरियां हैं उनमें सब खराब पौधे दे रहे हैं, उनके भी पौधे बहुत अच्छे हैं। और आप देखेंगे तो 70 से 80% लगभग जो है, यानी प्रामाणिकता की हमें जांच करनी चाहिए। जो हमने प्रामाणिकता का जैसे कहा ना, जैसे आप काशीपुर उत्तराखंड में है, तो वहाँ की जो नर्सरी है वो राज्य की मतलब डायरेक्टरेट ऑफ हॉर्टिकल्चर उत्तराखंड सरकार की है, बहुत अच्छी नर्सरी है। इसके अलावा आप देहरादून में जाएंगे तो वहाँ पे निजी क्षेत्रों से कई बहुत अच्छी अच्छी नर्सरियाँ हैं, और उनका राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड से एक्रेडिटेशन भी है, A+ का ग्रेड भी उनको मिला हुआ है। तो ग्रेडेड नर्सरियां हैं, तो उन ग्रेडेड नर्सरियों से लेंगे तो समस्या नहीं होगी, क्योंकि वो भी एक तरह का बिजनेस कर रहे हैं, और बिजनेस में उन्हें भी अपने क्लाइंट रखने हैं जी। लेकिन जब भी आप पौध लेने जाएं, चाहे सरकारी नर्सरियों में या निजी क्षेत्रों की नर्सरी में, इस बात का ध्यान रखें कि उसमें कोई कीड़ा तो पहले से नहीं लगा हुआ है, या कोई ऐसी बीमारी तो नहीं है जी। काफ़ी हद तक आजकल हम प्लास्टिक के गम की जो थैलियाँ आती हैं उनमें कर रहे हैं, प्रोट्रेज में कर रहे हैं, लेकिन आम में अभी भी ज़मीन में ज़्यादा पौधे लगाए जाते हैं, क्योंकि उनको मास में मैनेज करना आसान होता है। तो उनको देखें, लेकिन देखें कि कोई कीड़ा बीमारी वहाँ पर ना लगी हो। लेकिन पौधे एक ही होते हैं। अगर आम्रपाली आप काशीपुर से लेंगे, या देहरादून से, या किसी और क्षेत्र से लेंगे, रुद्रपुर से लेंगे, किसी भी क्षेत्र से, तो आम्रपाली है। कोशिश करें कि जो एक्रीडेटेड नर्सरी है उनसे लें, या जिला उद्यान अधिकारी की उनकी नर्सरी होती है, उनके द्वारा गाइडेड नर्सरियां होती हैं, जो उनके अंडर में MIDS जो भारत सरकार की स्कीम है, जो राज्य सरकारों के द्वारा चलाई जाती है, उस स्कीम में भी काफ़ी नर्सरी बनी है, उनसे ले तो अच्छा। बिल्कुल डॉक्टर जयप्रकाश, एक जवाब छोटा सा और यहाँ आपसे मैं चाहूँगा, जो नर्सरी से हम पौधा ला रहे हैं, पौधशाला से पौधा ला रहे हैं, कब तक हमें उसकी जो रोपाई है वो कर देनी चाहिए, कितनी उसकी आयु हो चुकी है, क्या इस बात का भी हमें ख्याल रखना चाहिए, कितना पुराना है? निश्चित रूप से, जैसे अगर कोई ग्राफ्टिंग हुई है, उसका 3 महीना नहीं हुआ है जी, तो वो पौधा लेने लायक नहीं है। कोशिश करें कि ऐसे बहुत जिद में कि नहीं मुझे पौधा लेना है इसीलिए लगाएं, तो बहुत छोटा पौधा ना लें, और बहुत बड़ा पौधा भी ना लें, क्योंकि बहुत बड़ा होने के बाद जड़ों का वैसा विकास नहीं होगा, जड़ें टेढ़ी मेढ़ी हो जाएंगी, तो आगे चल के उसमें फलत कम होगी, बढ़वार कम होगी। तो जो 2 साल के पौधे हैं, या जिनमें भी ग्राफ्टिंग 6 महीने पहले हो चुकी है, ऐसे पौधे आप ले सकते हैं। और इन सभी पौधों की देखेंगे आप जो हाइट है या पूरी लंबाई है, रूट स्टॉक से लेके सायन तक, वो सारे 1 मीटर से बड़े नहीं होने चाहिए जी। कभी भी इस चक्कर में बहुत बड़े पौधे ना लेके आए कि उसमें फूल लगा हुआ है, फल लगा हुआ है। ये सब एक व्यापार करने की एक तकनीकी है, तकनीकी क्या कहते हैं, एक तरीका है, जिससे कि ग्राहक आकर्षित होता है कि इसमें फूल लगा है, इसमें फल लगा है। तो यानी देखिए, आपको भ्रमित नहीं होना है, और पूरी तरीके से आप जांच कर लें, जिस भी पौधशाला से आप पौधा ला रहे हैं, कितना पुराना वो पौधा है, और जैसे कि यहाँ डॉक्टर जयप्रकाश ने बताया कि उसकी जो लंबाई है वो आप देख लें, कब उसकी ग्राफ्टिंग की गई, तमाम बातों का आप ख्याल रखेंगे तो और ज़्यादा अच्छा फलन आपको मिल पाएगा। फिलहाल डॉक्टर जयप्रकाश, आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो जाना आपने यहाँ पर किस तरीके से जो फलदार वृक्ष हैं उनका प्रबंधन आप कर सकते हैं, उसमें खासतौर से पौधशाला जो है वहाँ पर किन किन बातों का ख्याल आपको रखना चाहिए। अब चलिए, आपको हमारा जो कल का विषय रहेगा इसके बारे में भी जानकारी दे देते हैं। कल हम बात करेंगे समन्वित कृषि की,
और बात होगी खरीफ फसलों में उर्वरक प्रबंधन की। इसके साथ ही अगर आप अपना कोई सवाल हम तक पहुंचाना चाहते हैं तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारी मेल आईडी है hellokisan2015@gmail.com। साथ ही फेसबुक के माध्यम से भी आप हमसे जुड़ सकते हैं। आपको फेसबुक पर जाकर हिंदी में टाइप करना होगा हेलो किसान, और यहाँ भी आप अपना सवाल या सुझाव लिखकर छोड़ सकते हैं। और अब बारी है आखिरी लेकिन महत्वपूर्ण विकल्प की। जी हाँ, इसके माध्यम से आप हमसे जुड़ सकते हैं। डीडी किसान कॉल सेंटर का नंबर है 1800113060। सोमवार से शनिवार सुबह 6 से रात के 10 बजे तक की लाइन्स खुली हैं। इस पर भी आप अपना सवाल दर्ज करा सकते हैं। तो फिलहाल हेलो किसान में अब वक्त हो चला आपसे विदा लेने का। फिर हाजिर होंगे नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।